सर मैं आवाज आपकी कट रही है बेटा। चलिए, एनीवे, आदित्य मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ। तो ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो इसमें अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी घटना का नाम, किसी देश का नाम समझाने के लिए ले रहे हैं, हमारा पर्सनली किसी से कोई दुराभाव नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा, कैमरा ऑन करिए, उससे कंसंट्रेशन बनता है। तीसरा, जो हमारा लिंक है इसको हो सके तो अपने जो भी आपके स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद डेकोरम है वो बनाए रखिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए सर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो किसी पॉइंट को लेकर तो कृपया बोलने की बजाय पहले हैंड रेज करिए। तो ये कुछ डिस्क्लेमर है जो हम सभी क्लास में देते हैं। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो सर, अब ये जो माइनर माइनर पॉइंट थे, जो एक एक पॉइंट हमने कंट्री से लिए, वो अभी हमने बताया जर्मनी से इमरजेंसी, उसके बाद हमने बताया अमेंडमेंट अफ्रीका से, उसके बाद हमने बताया कंकरेंट पावर फ्रॉम जापान से, फिर उसके बाद रेसिड्यूरी पावर वो कनाडा से, उसके बाद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो जापान से, उसके बाद फिर हमने बताया फंडामेंटल ड्यूटी वो यूएसएसआर से, फिर उसके बाद हमने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने लिया आयरलैंड से। आयरलैंड ने इसको बोरो किया जब स्पेन से। हमने इसको बोरो किया आयरलैंड से, आयरलैंड ने इसको बोरो किया था स्पेन से, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को हमने बोरो किया अमेरिका से। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने सिंपली आपको बताई और आपको पता होनी चाहिए, किसी भी प्री एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जो दो मेजर कंट्री है वो आपका यूके और आपका यूएसए, यहां से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली। और उससे पहले एक पॉइंट और है जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है ब्रिटिश इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसका 80% जो प्रोविजन उसमें ब्रिटिशर ने बनाए 1935 में, उसका 80% हमने डिटो अपने नए संविधान में फॉलो किया, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद जो बेसिक हमारी चीजें हैं, जो हमारे यहाँ पर मुगलों ने, लास्ट की बातें कर रहा हूँ, शुरू से हम हिस्ट्री की बात नहीं पढ़ा रहे अभी हम। तो मुगल के बाद फिर जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए 1600 के बाद ऑनवर्ड जो आए, और वो इनडायरेक्टली काम कर रहे थे। और 1757 में प्लासी के युद्ध में और 1764 में बॉक्सर के युद्ध में उनको इकोनॉमिकल पावर मिल गई। और 1857 में आफ्टर गदर उनको पॉलिटिकल पावर मिल गई। तो सॉरी, क्वीन के कंट्रोल में आ गया सर, कंपनी से। हाँ हाँ, वो बोला मैंने कि जी जी। तो उन सारे प्रोसेस की वजह से हमारी व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड की प्रथाओं नियम कानून का असर रहा है। इसी वजह से हमने अपनी सरकार का जो मॉडल है वो हमने इंग्लैंड से बोरो किया है। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इट इज बोरो फ्रॉम यूके। सिटीजनशिप है बोरो फ्रॉम यूके, वहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो हमने भी सिंगल सिटीजनशिप को ही फॉलो किया है। उसके बाद फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जुडिशल सिस्टम। तो जुडिशल सिस्टम का सारा चीज हमने बोरो की है यूएसए से, अमेरिका से। चाहे उसमें कोर्ट हो, चाहे उसमें पीआईएल हो, इवन प्रिम्बल भी हमने वहां से बोरो किया, और चाहे उसमें जुडिशियल रिव्यू हो, वो सारी चीजें हमने वहां से बोरो की, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, जो कोर्ट की एक चीज है जो हमने इंग्लैंड से ली है वो है रिट। जो रिट का प्रावधान है ये हमने इंग्लैंड से बोरो किया है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद जो हमारी प्रिम्बल के वर्ड्स हैं
एक बार प्रिम्बल के वर्ड देखने पड़ेंगे बेटा। एक बार मैं थोड़ा सा ग्रे है तो कृपया इसको खुद भी चेक करिए कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी हर्ष? 17 सर फ्रांस की क्रांति 1867। नहीं नहीं नहीं, क्या है? 1789। 1789। जॉन ऑफ आर्क। तो फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 में हुई थी। तो उन पे 3 वर्ड रखे गए थे वहां पे, जस्टिस, इक्वलिटी, फेटर्निटी। तो देखना पड़ेगा, मैं आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो ये 3 वर्ड जो हमारी प्रिम्बल में है, दीज 3 वर्ड इज बोरो फ्रॉम फ्रांस, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। उसके बाद अमेरिका की क्रांति कब हुई थी आदित्य जी? 17, अच्छा सॉरी सर हमें याद नहीं है। मतलब सर 1700 शायद आई थिंक 1756 में तो नहीं हुई थी। नहीं नहीं, चलो क्रांति का तो मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा, पर उनको अमेरिका आजाद कब हुआ था? तो वो आपका 4 जुलाई 1774। जी जी शायद 74 है। 1774। 4 जुलाई बिल्कुल ठीक है आपका। 4 जुलाई 1774 में, मैं देख लेता या गड़बड़ है थोड़ा? चलिए देखते हैं अभी थोड़ा सा। तो इसमें अब हमने सर 1776 सर, 4 जुलाई 1776। देखना पड़ेगा फिर। मैं अभी मैंने चेक कर लिया सर, 1776। सर एक चीज और, अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1775 में हुआ था। चलो अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे प्लीज, एक बार चेक करेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अभी हमने 2 पॉइंट को इंडिकेट किया खान जी। एक हमने प्रिम्बल को बताया और एक हमने आपके सोर्स को बताया। अब अगली कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में दोबारा हम रिवाइज करेंगे शेड्यूल को और अमेंडमेंट को। अगली क्लास में मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा खान जी, आदित्य जी, और ये भी पूछूंगा, पहले प्रिम्बल भी पूछूंगा और उसके बाद आपका जो ये सोर्स है इसके बारे में भी पूछूंगा, और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बोलिए संदीप जी। सर कंकरेंट पावर कहाँ से ली थी ये बार वो पूछना था। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सर। ओके सर। ठीक है। तो सर उसके बाद जो आज का हमारा जो सेगमेंट है, आज का जो हमारा सेगमेंट है उस पे हम बात करेंगे। उसको समझाने से पहले, शुभम अभी हो आप क्लास में बेटा? शुभम तो मेरे को नहीं दिख रहा अभी। चलिए चलिए चलिए। तो सर अभी से पहले की क्लास में हमने आपको पहली 4 चीजों का हवाला दिया। अब हम आपको समझाएंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सर संविधान को याद करने के लिए, समझने के लिए 2-3 तरीके हम ले सकते हैं। सबका वैसे तो अपना तरीका है, जो मैं अपने आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं उसका मैं एक तरीका बता रहा हूं। एक तो ये है, अगर कुछ मत सोचो और सारे आर्टिकल को रट लो। वो सबसे हेक्टिक शेड्यूल है, वो सबसे मुश्किल काम है। अगर सारे सेक्शन को याद कर लो, कोशिश करो याद करने की, होगा नहीं सारे से आर्टिकल याद। ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि अगर कुछ भी याद करोगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा तरीका है कि उसके जो हम बोल सकते हैं, तीसरा तरीका है कि भाई एक सेगमेंट में आप फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब आर्टिकल 12 से 51 ए, इनको एक तरफ रखो
और बाकी चीजों को दूसरी तरफ रखो। ये तीसरा तरीका है। और चौथा जो तरीका है वो ये है अदिति कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के चक्कर में ही मत पड़ो। तो क्या के चक्कर में पड़ो? आप कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम बना है ना उसके अकॉर्डिंग उसको याद करना शुरू करो। जो हमारा डेकोरम है, हमारा डेकोरम है राष्ट्रपति। फर्स्ट पर्सन कौन है? राष्ट्रपति। फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति को पढ़ो। राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इलेक्शन होता है, क्या काम करता है। अब अगर ये सारे सेगमेंट आप पढ़ेंगे अभिषेक जी, तो आप पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कम से कम 50 आर्टिकल उसके कवर हो गए इसमें। और सर गवर्नर का भी सेम ही हो जाता है, बस वो स्टेट में एप्लीकेबल होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं अभी कि सर इसमें कम से कम 50 आर्टिकल कवर हो गए राष्ट्रपति के काम में। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति के काम है वही काम गवर्नर के हैं। कम से कम 90%। 10% के कामों में वेरिएशन है, हालांकि ज्यादा बोल दिया मैंने 10, तो 95% सेम है। ठीक है। तो अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि राष्ट्रपति का कैसे, कौन होता है, क्या लेवल है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या रीअपॉइंटमेंट है, क्या रिमूवल का क्या तरीका है, और उसके काम करने के तरीके, तो सर इसमें हमारे 50 आर्टिकल कवर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के भी 10-20 सेक्शन है, तो उसके सेक्शन को मत पकड़ो, ये देखो कि उपराष्ट्रपति करता क्या है, उपराष्ट्रपति का रोल क्या है, उपराष्ट्रपति की सीक्वेंस क्या है, वो प्रोटोकॉल में कहां आता है। तो आपको पता है कि भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्लेस पे काम करता है, और एक उसका ड्यूल रोल भी है कि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो 2 रोल पे वो काम करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया उसमें हमारी, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट सिस्टम बाय कैमरल है, मतलब 2 सदन है सेंट्रल स्टेट पे। क्योंकि मैंने इनिशियली बताया था खान कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मीन्स there is a 2 stage of government, one called union government for the state, for the whole of the country, and the second is a state government of each state. तो सर उस केस में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में बाइकैमरल सिस्टम है, और स्टेट गवर्नमेंट में 6 राज्यों को छोड़कर एक हाउस है, जबकि 6 राज्यों में वहां भी बाइकैमरल है। वो 6 राज्य हमने बताया भाई यूपी से शुरू कर दो, यूपी से जुड़ा और बिहार, अब फिर महाराष्ट्र को पकड़ लो, महाराष्ट्र से जुड़ा और कर्नाटक से जुड़ा और आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ तेलंगाना। तो 6 राज्य में 2 सदन है, जबकि बाकी राज्यों में 1 सदन है, असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब सेंट्रल लेवल पे एक हमारी लोकसभा और एक हमारी राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में खान जी? इंग्लिश में। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सर अपर हाउस और सर लोअर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस राज्यसभा को और लोअर हाउस। वो तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? हर्ष बोलो।
सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स। तो सर अपर हाउस जो आपने बोला अतर अपर हाउस दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। हर्ष, जी, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ द पीपल। ये दो वर्ड इन्होंने यूज किया। और सामान्य भाषा में हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? लोकसभा वो नीचे वाला हाउस है, निम्न सदन है, और राज्यसभा वो अपर हाउस है, ऊपरी सदन है। बोलिए अभिषेक जी। सर इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेस्टमिंस्टर है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें ऊपर के फ्लोर पे राज्यसभा है और नीचे के फ्लोर पे लोकसभा है, इसलिए उसे अच्छा। अपर हाउस कहते हैं और नीचे लोअर हाउस कह देते हैं। हाँ, और तो वही ये अपर हाउस और लोअर हाउस हमें नहीं पता था, सुना तो बहुत बार है, पर कोई भी चीज का अगर आप ज्योग्राफिकली पता लग जाए तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जैसे अभिषेक जी ने बोला कि भाई जो ऊपर बैठती थी उसको अपर हाउस बोल दिया, तो नीचे बैठता था उसे लोअर हाउस बोल दिया। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट वो अपर हाउस है और हाउस ऑफ द पीपल जो है वो आपका लोअर हाउस है। चलिए, तो सर अब आप बताइए खानका जी, आप बड़े आराम से बैठे हो, क्या बात है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही बेटा? खान जी, आपका फोटो पोज हुआ लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बहुत ही पता नहीं कितने गहरी सोच में बैठे हो। आपका फोटो बिल्कुल पोज हुआ रखा है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। चलिए सर, अगला जो हमारा पॉइंट है कि भाई काउंसिल ऑफ स्टेट में हर्ष, वहां भी एक डेकोरम में प्रोटोकॉल में एक आदमी बैठता है जो सुप्रीम है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में सुप्रीम कौन है संदीप पे? अतर सर वो स्पीकर जो उसका उप चेयरमैन प्रेसिडेंट, हर्ष बोलो। चेयरमैन होते हैं। चेयरपर्सन। हाँ, चेयरपर्सन जो उपराष्ट्रपति होता है, जब वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट में बैठता है तो उसकी पोजीशन चेयरमैन की बन जाती है। एक्स ऑफिशियो वो ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो वहां पे लीड करता है। और जो अपना लोअर हाउस है तो उसमें जो लीड करता है, लीड इन द सेंस जो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। लीड का मतलब ये नहीं कि वो कुछ काम करेगा, उसका काम ही सुपरवाइज करना है, लीड करना है, सॉरी, काम ही उसका सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, सिस्टम को ध्यान रखना है। तो वो होता है अपना स्पीकर। तो मैं बोलना चाहता हूं इसमें निकुंज जी कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को याद नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन को जो आपने शुरुआती पढ़ाई में पढ़ा है ना, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में, आठवीं क्लास में, उसके हिसाब से ही मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये नाम बोल रहा हूं। वैसे तो अगर आप हम कहते हैं तो 1 by 1 में आर्टिकल बोलता चला जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। तो एक तो वो तरीका हो सकता है, और एक तरीका जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसे भी हम चीजों को पढ़ेंगे और फिर उसको लंबे समय तक याद होने के चांस बन जाते हैं, जैसा मैं बोलना चाहता हूं। तो स्पीकर के मामले में पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर आपके जो स्पीकर है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको एक पद मिलता है और उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके पास हमारी रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट होती है। लेजिस्लेटिव का तो हेड होता ही होता है, इसके साथ साथ जो नॉमिनल हेड है हमारा प्रेसिडेंट, उसकी जो एक्चुअल पावर वेस्ट होती है वो प्राइम मिनिस्टर में वेस्ट होती है, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बारे में, उसके सारे कामकाज के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे जरूरी मैं बोलता हूं कि अगर आपको डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, जीके में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पर वो रेगुलरिटी में होना चाहिए। आधा घंटा चाहे हिंदी का पढ़ो, चाहे इंग्लिश का पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, ये मैं बोलना चाहता हूं।
चलिए सर, तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, खानका जी, निकुंज जी, संदीप जी, हर्ष जी, अतर जी, अभिषेक जी, कि हम बजाय इसके कि मैं आपको 4 सेक्शन पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपके माइंड को ये कहना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि भाई अगर हम पोस्ट के हिसाब से अगर संविधान को पढ़ना लगे तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और फिर उससे आपको जल्दी याद होने के चांस है और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक, उसके बाद आपका ये आपका स्पीकर हो गया, मिनिस्टर वगैरह का कोई ज्यादा काम है नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं, आजकल 4 प्रकार के बन गए। पहले आपका कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आपका स्टेट मिनिस्टर, फिर आपका डिप्टी मिनिस्टर, पर अब एक काइंड और बना दी इन्होंने, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये ऐसा नहीं लिख रहा इसमें कहीं भी, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा हो गया है। हाँ, इसमें एक अफसर और रह गया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे अभिषेक जी, पर जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। तो अब अटॉर्नी जनरल के लिए भी आपने ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है हर्ष? सर उसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उसका काम क्या होता है? सर वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का और सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करता है। और वो और उसका अधिकार क्या होता है, राइट क्या होता है? सर राइट ये होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होता है मैटर्स में और असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं साथ में। और कोई भी अगर लॉ पॉइंट पे कोई से मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अटॉर्नी जनरल हेल्प करता है। राइट ये होता है कि वो पूरा इंडिया की किसी कोर्ट में भी ऑडियंस कर सकता है। यस सर। हाँ, वो आपने पूरा इंडिया नहीं बोला बस। तो सर उसके बाद उसकी जो सैलरी वैलरी है वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। 5 वाले रूल नंबर पे है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है हर्ष? सर कंफर्म नहीं है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारी अगर हम इस पोस्ट के हिसाब से इसको याद करने की कोशिश करें तो ये लंबे समय तक याद रह सकती है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। खानका जी कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बेटा? आवाज बहुत कम आ रही है बेटा आपकी। आदित्य जी सर। आवाज आ रही है? जी जी। कुछ पल्ले पड़ रहा है या कुछ और तरीके से कुछ शुरू करें? नहीं सर, समझ में नहीं सर, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आदित्य जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, आज सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ते समय किन किन वर्ड का ध्यान रखना चाहिए। और आप सामान्य तौर पे जब आप पढ़ते हो रेगुलरली तो आप देखते हो बेटा, अखबार अगर अखबार वगैरह पढ़ते हो, डिस्कस वगैरह पढ़ते हो, तो हम बोलते हैं राष्ट्रपति ने ये कर दिया, उपराष्ट्रपति ने ये कर दिया, स्पीकर ने ये कर दिया। उसके बाद अभी क्या नाम, कई बार हम अटॉर्नी जनरल का भी जिक्र करते हैं, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट करी, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट करी, ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम कैग का वर्ड यूज करते हैं कि भाई कैग ने जो है ये इन्फॉर्मेशन गलत दी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप कहीं भी ये डिस्कस करें, बात करें, अखबार पढ़े, तो जब ये वर्ड आपके सामने आए तो आपको पता लगना चाहिए कि ये हमारे वर्ड जो हमारे संविधान से लिए गए हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं तो एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है के लिए कई साल लगेगा फिर उसके लिए। तो फिर अगर मेरे को ऐसे बोलोगे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, सेक्शन वाइज, आर्टिकल वाइज पढ़ाऊंगा तो मैं 2 घंटे में 4 आर्टिकल समझा के और भाई उनकी हिस्ट्री बता दूं। पर मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं कि भाई आपके दिमाग में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉड खाका दिमाग में आ जाए तो क्या है कि फिर उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको अपने संविधान के अंदर बताए गए कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी के बारे में सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा अभी मैं आपको कुछ भी।
ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब मैं अगली डेट पे जब कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास आएगी, खानका जी, निकुंज जी, अदिति जी, तो मैं आपसे ये इनके नाम पूछूंगा कि बताइए, टेल मी आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी। तो आपको ये सारे वर्ड याद होने चाहिए, जितना मैं वर्ड अभी बोल रहा हूं आज, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, तो सर उसके बाद अभी हमने अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका जिक्र किया। तो सर क्या अटॉर्नी जनरल के बारे में हर्ष जी ने बताया कि ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो ये सरकार का कानून में नुमाइंदगी करने वाला पहला अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद क्या बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो व्यक्ति होता है जो कि हमारे जो सरकार है उसका वो फोर्थ पिलर होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और फिर एक पिलर हमारा पैसे वाला होता है। अगर फाइनेंस ही ना हो तो फिर क्या किया जाएगा? तो फाइनेंस को देखना, संभालना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, वो सारा काम जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कौन है? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो है वो प्रेस है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन जब हम सरकार का जिक्र करते हैं तो वहां सरकार के में हम कैग को भी फोर्थ पिलर बोल देते हैं कई बार। ये टेक्स्ट बुक में लिखी हो रहा है, कोई कहीं कानून में ना लिख रही है बात जो मैं बोल रहा हूं अभी, या बेरेक में, इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रही भाई सर आपने तो फोर्थ पिलर बोला था, ये तो कहीं नहीं लिख रहा। पर सामान्य तौर पे हम इसको फोर्थ पिलर के रूप में भी कई बार देखते हैं, ये मैं कहता हूं। चलिए, उसके बाद अब ये हमने जहां राष्ट्रपति का जिक्र किया, जहां हमने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, जहां हमने मिनिस्ट्री का जिक्र किया, तो एक तरह से अदिति जी, अभिषेक शर्मा जी, ये हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को कंबाइंड बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो असल में एक नॉमिनल हेड है। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसी के पास हमारी रियल एग्जीक्यूटिव पावर भी है। तो इसीलिए हमने दोनों का जिक्र एक साथ किया है, ऐसा मैं बोलना चाहता। ठीक है, बाकी डिटेल शेयर करेंगे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के ही काम करेगा, उसको सिर्फ इतनी पावर है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, वो उसको दोबारा भी आफ्टर रिकंसिडरेशन वेदर द प्रेसिडेंट है पावर टू डिनाई सच बिल। हर्ष, नो सर। तो अगर एक बार रिकंसिडरेशन हो गया तो दोबारा पावर नहीं है सर राष्ट्रपति को उसमें कुछ लेफ्ट राइट करने का। हालांकि ये प्रोविजन, पहले तो ये भी प्रोविजन नहीं था, पहले तो रिकंसिडरेशन का भी प्रावधान नहीं था। ये तो 1900 जो 44th अमेंडमेंट है उसमें ये जोड़ा गया कि भाई वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए तो भेज ही सकता है। हाँ, उसके बाद भी अगर वही फाइंडिंग आ जाए, वही बिल आ जाए या अमेंडेड बिल आ जाए तो फिर आप उसको साइन करना पड़ेगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर। चलिए सर, उसके बाद जो थर्ड पिलर है, थर्ड पिलर बात करता है जुडिशरी की। तो सर जुडिशरी के बारे में यहां पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। अभी हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे हमने प्रेसिडेंट का बात किया, वाइस प्रेसिडेंट का बात किया, स्पीकर का बात किया, चेयरमैन का बात किया, प्राइम मिनिस्टर का बात किया, कैबिनेट मिनिस्टर का बात किया, अटॉर्नी जनरल का बात किया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बात किया। These all are constitutional dignitary relating to the central government, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो जुडिशरी में हमने बोला सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के AOR जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो भी यहाँ पे हमें बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी, उनका जन्म जो है वो हमारा 28 जनवरी 1950 को हुआ था।
जो हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी, इसके 2 दिन बाद, ठीक है। 25 जनवरी को हमारा इलेक्शन कमीशन आया, तो उसका जन्मदिन 25 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, तो वो संविधान का दिवस। उसके बाद 2 दिन बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट का जन्मदिन। तो ये कुछ डेटें है जनवरी की जो आपको याद होनी चाहिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। बोलो संदीप। सर आपने एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की डेट बता दी और एक आपने इसकी इलेक्शन कमीशन की डेट बता दी, और कौन सी बोली थी आपने? 26 जनवरी। हाँ ठीक। अब ये मत पूछना क्या क्या होता है 26 जनवरी को। हाँ, तो सर उसके बाद कैमरा ऑन करिए नमन पांडे जी, ऐसे नहीं करना अख्तर जी, ये सब कैमरा, हाँ आपका तो खैर कैमरा ऑन है, आराम से सुनिए, रिस्पॉन्ड करिए, मेहनत करिए, कंटिन्यू रहिए, और कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस भी दिए, ये हम बोलना चाहते हैं। और लिंक को शेयर भी करिए। बोलिए अख्तर जी। सर 24 जनवरी के दिन भी कुछ हुआ था। वो बालिका दिवस है 24 जन, जो लड़कियों नहीं का सर, कोई दिवस है। नहीं वो नहीं, जैसे कि नेशनल एंथम वगैरह से रिलेटेड कोई मतलब बात हुई थी। वो तो फिर डिटेल बताएंगे, उसकी तो हमने क्लास ली है, पिछले सेशन में ली है जीके की क्लास। वो सारे झंडा दिवस है, जो कैलेंडर दिवस है, वो सारे बताए थे अभी लास्ट क्लास में हमने बताए थे सर। ओके। हाँ, तो सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी है वो आपकी है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो आपकी है सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस। इसकी मैं बात बोलना चाहता हूं। तो इस पे हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है कि चीफ जस्टिस जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहला कौन था, आखिरी कौन है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, उनके क्या काम है, उनको कौन सी जुडिक्शन है, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर चला गया तो कौन उसको कोर्ट को कौन प्रिजाइड करेगा, चीफ जस्टिस वाले काम को कौन प्रिजाइड करेगा, वर्क करेगा, ये हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका ओरिजिनल जुडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से काम है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरप्रिटेशन कोर्ट है, फर्स्ट कोर्ट है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और प्रेसिडेंट सेट करती है, और स्टे डेसी उनके ऊपर फॉलो किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट पे बाइंडिंग रहेंगे। इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, स्टे डेसी बोलते हैं। वो आपका 141 का आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इनको हटाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी सैलरी भी पता होनी चाहिए। तो कितनी सैलरी आजकल, हम AOR से ही पूछेंगे, दिखा एक बार। ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, 2.5-3 लाख है जहां तक है। इससे हम ये कह सकते हैं हर्ष, आई थिंक, जैसे हम सुनते हैं, खैर मैं तो सुप्रीम कोर्ट में, मेरा तो कोई पॉइंट नहीं है अभी, कि भाई जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट, मैं विदाउट प्रेजुडाइज बोल रहा हूँ, सामान्य जस्ट नो इंफॉर्मेशन, कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, हाई कोर्ट के वकील होते हैं, वो सामान्य तौर पे जजशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ये मैं बोलना चाहता हूँ। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रेजेंट में जो सैलरी है वो 280 है, 2,80,000 सैलरी। बाकी सुविधाएं अलग है, देखो। और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी। बाकी जो सुविधाएं हैं, सुख है, सुविधाएं हैं, वो अलग है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, ठीक। तो ये इस तरीके से हम इनको भी, इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खानका जी, निकुंज जी, सायक जी, हर्ष जी,
कि अखबार पढ़ते समय कहीं राष्ट्रपति का जिक्र रहा है तो सर उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि उसमें पता नहीं उसकी सैलरी लिख रही है, उसका काम लिख रहा है, उसको हटाने का तरीका लिख रहा है। तो वो सारा पढ़ने से आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। ठीक, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे और जस्टिस हो, चाहे कैग हो, चाहे उसके बाद अटॉर्नी जनरल हो, अगर कुछ भी चीजें आपके अखबार में आ रही है, न्यूज़पेपर में है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अलग से संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। ठीक, उसके बाद ये मोटा मोटी हमने सेंट्रल सिस्टम को बताया है। अब इसके बाद अभी सेंट्रल सिस्टम और भी है। कैसे है? और सर और है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी या बीसी। तो सर ये सारे नेशनल लेवल पे है, तो इनको भी हमें याद करना है। ये आपके 338, 338A और 338B, ये 3 आर्टिकल है जो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर बीसी। तो अभी हम सेंट्रल लेवल की चीजें याद करना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी, जो नेशनल कमीशन ऑफ एसटी का, एससी का या एसटी का क्या फॉर्मेशन है? 1+1+3, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, ये तीनों का फॉर्मेशन है। एक है फाइनेंशियल कमीशन 280 में, आर्टिकल 280, उसका फॉर्मेशन है 1+4, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। मैं आपको बताना चाहता हूं खानका जी, निकुंज जी, संदीप जी, कि भाई हमने ये वर्ड क्या आपने ये वर्ड सुने हैं? खानका जी, सहायक, अदिति, सहायक, यस सर, सुना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यस सर। कब सुना? सुनी। 5-1 साल पहले सुना? जी सर। 5 साल पहले तो आया भी ना होगा। सर सुना है, बस इतना पता नहीं है इसके बारे में। नहीं, मैं कह रहा हूं बेटा, शुरू में तो ओरिजिनली 338 था, वो ज्वाइंटली बात करता था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। बाद में फिर अमेंडमेंट होके एससी का अलग बना और एसटी का अलग बना, तो आर्टिकल भी बदल गया 338A। और मैंने अमेंडमेंट कुछ कराए थे, और वो जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 102, रीड विद सेक्शन अमेंडमेंट 105, these 2 amendments are relating to the National Commission for Backward Class। तो ये तो अभी 2-3 साल पहले ही आए हैं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। 2, 3 या 4, ऐसा ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस कमीशन को बने, हमारे संविधान के अंदर लाने की बात मैं कर रहा हूं। बोलिए साहब। सर ये 2018 में आया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यस सर। ठीक है, ठीक, चलो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे हमें याद करना है इसको। चलिए सर, उसके बाद फिर हमने याद करना है, अभी हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो फिर हमने एक बात करनी है इलेक्शन की, जो सबसे हॉट टॉपिक आज के टाइम में है। तो कोई भी गवर्नमेंट सही है गलत है, उसके लिए उसका एक प्रॉपर फॉर्म में चुना जाना जरूरी है। क्या रणबीर सेना को एक हम चुनी हुई सरकार कहेंगे हर्ष?
सर रणबीर सेना मतलब? अब तो नहीं है मेरे ख्याल में रणबीर सेना। बिहार या नक्सली एरिया में थी एक रणबीर सेना कुछ साल पहले। अच्छा सर, नहीं नहीं सर, जो पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड होगी उसी को हम चुनी हुई सरकार बोलते पीपल के द्वारा नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस लेके और पीपल के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी उसको ही हम गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट कहेंगे, मैं बोलना चाह रहा। ठीक। बिहार में एक पैरेलल जो संगठन था जो है सरकार के अगेंस्ट काम करता था, वो अपनी पैरेलल सरकार चलाता था, रणबीर सेना उसको हम बोलते थे। उसको शायद मरे भी काफी टाइम हो गया, मतलब 10-12 साल हो गए मेरे ख्याल में। तो उसको हम गवर्नमेंट नहीं बोल सकते सर। गवर्नमेंट कौन सी मानी जाएगी? जो एक सिस्टम के तहत चुन के आई है। वो सिस्टम कौन सा रखा हमने? वो सिस्टम हमने रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी है। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी को हम क्या बोलते हैं अभिषेक जी? इलेक्शन कमिश्नर सर। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये एक जो है कंपोजिट मेंबरशिप वाली बॉडी है। 3 मेंबर इसमें होते हैं, एक चीफ होता है और 2 उसके मेंबर होते हैं। 1990 से पहले ये सिंगल मेंबर होता था टीएन सेशन के समय। फिर जो है लंबी कहानी है, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, उसका हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आगे चल के फिर 2 मेंबर और बनाए गए। तो अब जो है ये 3 मेंबर की एक बॉडी है, तो वो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी कहेंगे अब। ठीक है। अब सारी बातों को अगर एक सूत्र में हम पिरोएं, एक लाइन और बोलते इसमें कि भाई अब क्या सरकार को निकुंज खान जी आप बोलिए, कैमरा ऑन करिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे एक। अक्षिका क्या हाल है बेटा? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खान का कैमरा ऑन करो जब भी तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे। खान जी चलिए बताइए संदीप कि हमारी जो सरकार है, देश को सरकार चलाएगी, सरकार मतलब नेता लोग चलाते हैं या एक सिस्टम चलाता है? जो देश को नेता चलाते हैं या देश में स्थापित एक सिस्टम चलाता है देश को? सर स्थापित सिस्टम चलाता है। उस सिस्टम के लिए हमें अफसर चाहिए। उन अफसरों को अपॉइंट करने का एक पूरा मैकेनिज्म हमने सेंट्रल लेवल पे रखा और स्टेट लेवल पे रखा। उसको हम बोलते हैं बेटा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट लेवल पे रखा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सर अब उनके चेयरमैन भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी हो गए हमारे। ठीक है। और उनका काम क्या हुआ? उनका काम हुआ देश में ब्यूरोक्रेसी को तैयार करना, ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम कंडक्ट करना, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना, उनका कैडर बनाना। ठीक है। तो अब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी हुआ। तो सर अब अगर मैं आपसे बात करूं हर्ष, जो यूपीएससी के जो हमारा सिस्टम है, जो इलेक्शन का हमारा सिस्टम है, जो फाइनेंस का कैग हमारा सिस्टम है, जो लॉ का अटॉर्नी जनरल का जो हमारा सिस्टम है, जो अटॉर्नी जनरल को छोड़ दो बस, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे फॉलो करता है बस, जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा सिस्टम है, ये सारे सिस्टम में अपॉइंट करने का तरीका और हटाने का तरीका कैसा है हर्ष? सेम है सर। सेम है। एज 65 साल, ये भी सेम है। हाँ कुछ जगह अभिषेक शर्मा जी, कुछ जगह जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे कैग है, वहां बोल दिया
65 साल या 6 साल, जो पहले होगा। और इलेक्शन कमीशन के मेंबर के बारे में 62 साल या 6 साल, जो पहले होगा। और सुप्रीम कोर्ट में वहां 65 है। तो मोटा मोटी सीलिंग क्या हुई? 65 साल। और हटाने का तरीका सेम, लगाने का तरीका सेम। तो मैं आपको एक ब्रॉड सेंस में ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको संविधान को लंबे समय तक याद करना है तो आप उसको उनकी सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी, उनके हिसाब से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको लंबे समय तक वो कंसेप्ट याद रहेगा, बजाय आर्टिकल के याद करने के। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक, तो अभी हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला, यूपीएससी के बारे में बोला, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, उसके बाद कैग के बारे में बोला, उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में बोला, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने तकरीबन यूनियन गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पे हमने तकरीबन सारी बातों का जिक्र अभी कर दिया है। हो सकता है कोई एक आध पॉइंट रह गया, वो अभी हम और देखेंगे। तो सर अब आ जाइए स्टेट गवर्नमेंट पे। तो सर दूसरा पॉइंट हमारा है स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट में हम फिर स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी, उसमें क्या आएगा फिर? उसमें सर फिर वही गवर्नर, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी है। अब हमें पता करना है कि भाई गवर्नर का होता क्या है, उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसको हटाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें हमें याद करनी है। तो मोटा मोटी 2 वर्ड याद रखने भाई, कि वो सेंटर का, प्रेसिडेंट का स्टेट में एजेंट के तौर पे काम करता है। और वो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो हमारी प्रेसिडेंट होता है, हालांकि प्रेसिडेंट की गर्दन, विदाउट प्रेजुडाइज बोल रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट पे कंट्रोल टेक्निकली हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, ऐसा, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका कंट्रोल होता है। तो वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक तरह से प्रेसिडेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। सिर्फ उसका ये काम है, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके अलावा दूसरा पद वहां पे आपका असेंबली का हुआ। असेंबली का पद में फिर वही स्पीकर आ गया, उसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर आ गया। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो हेड होता है लेजिस्लेटिव का, मेजोरिटी गवर्नमेंट का, उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। बाकी जो काम है वो वही सेम है जो आपके प्राइम मिनिस्टर के, एक्सेप्ट नेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी को देखा, वहां तो चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है सर। फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो काम तो हमारा प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनका काम है, ना कि चीफ मिनिस्टर वगैरह का, इनका। उसके बाद फिर आपका एडवोकेट जनरल। तो जो रोल अटॉर्नी जनरल का है वही रोल एडवोकेट जनरल का है, पर क्या बदल गया? सिर्फ वो पूरे देश के लिए है, ये एक प्रदेश के लिए। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए, सीएम एक प्रदेश के लिए, प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए, गवर्नर एक प्रदेश के लिए है। ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, उसके बाद फिर अपना हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट हमारे हर राज्य के लिए एक अपना अलग हाई कोर्ट है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। जैसे कि अपना पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों का एक ज्वाइंट है। उसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, उनका एक हाई कोर्ट है। उसके बाद अपना गोवा महाराष्ट्र, उनका एक हाई कोर्ट है। उसके बाद अपना अंडमान निकोबार और कलकत्ता बंगाल, उनका एक हाई कोर्ट है। तो राज्य की बात करें तो राज्य में तो दो ही है, पंजाब और हरियाणा, उसका एक कॉमन है, और एक आपका नॉर्थन एरिया में उनका एक हाई कोर्ट है।
बाकी जो हमने अंडमान निकोबार बताया, उसके बाद जो गोवा भी है, गोवा भी एक राज्य है, गोवा और महाराष्ट्र, इनका भी एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो बाकी सभी राज्यों का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। और हाई कोर्ट में जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? हाई कोर्ट का पद होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और एक अदर जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अब उनकी सैलरी मैंने बोला जैसे कि जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो सैलरी है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है। मतलब क्या हुआ कि जो 250 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो सैलरी है, चीफ जस्टिस की नहीं, जस्टिस की जो सैलरी है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और हाई कोर्ट के जस्टिस की क्या सैलरी है? वो 225 है, 2,25,000, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर उसके बाद फिर हाई कोर्ट में फिर वही बात है कि उनका ओरिजिनल जुडिक्शन, उनका अपीलेट जुडिक्शन, उनकी रिट जुडिक्शन, उनकी अपॉइंटमेंट, अगर वो कहीं गैर हाजिर है चीफ जस्टिस तो वो बाकी क्या करेंगे। हाँ, एक पॉइंट अलग है इसमें, वो क्या है? एडिशनल जज, टेम्परेरी जज, एडिशनल जज। तो वो जो है वो जब हम डिटेल बताएंगे, जब ज्यादा पर्टिकुलर बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जज और हाई कोर्ट में एडिशनल जज, ये दो जजों का इन्होंने अलग से जिक्र किया है। तो एडहोक जज का तो मेरे को प्रोसीजर ज्यादा समझ में नहीं आया, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है, जो शायद अभिषेक जी से मैं पूछूंगा, शायद ये बता पाए कि वहां पे लिखा हुआ है एडहोक जज के बारे में कि जहां सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना होता हो वहां पे एडहोक जज को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि भी सुप्रीम कोर्ट में कोरम वाले पॉइंट की कहाँ आवश्यकता पड़ी, ये मैं बोलना चाहता हूं। अगर कुछ अंदाजा है तो अभिषेक जी। नहीं सर, हाँ आइडिया नहीं है वैसे। कॉलम की तो जैसे कॉलेजियम है, कॉलेजियम तो खैर बाद में आया है। और उसके बाद जो बेंच है, जो बेंच बैठती है, सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी या फुल बेंच बैठेगी। ठीक है, चलिए। सर सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, कोई लॉयर ना भी हो तो उसे भी आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ जज। वो तो अलग चीज होगी, वो जी तो जी चीज जी। अलग होगी। और इसमें एडिशनल जज सर हाई कोर्ट में तो जो शुरू में अपॉइंट करते हैं तो 2 साल के लिए एज एडिशनल जज अपॉइंट करते हैं और उसके बाद परमानेंट कर देते हैं। वो तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, पर इनका इन्होंने पर्पज लिखा है हमारे संविधान में सर, इन्होंने पर्पज लिखा है एडहोक जज के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो रहा तो चीफ जस्टिस जो है विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो जो है जिसकी क्वालिफिकेशन वगैरह होती है हाई कोर्ट में से किसी को एडहोक जज अपॉइंट कर सकता है। जी, ये लिखा हुआ है। मैं इसका देख के बताऊंगा सर आपको अगली क्लास में। नहीं, वो प्रैक्टिकल तो कभी हुआ ही नहीं होगा, तो हमें ज्यादा अंदाजा नहीं होता। एक दो बार हुआ है, 1-2 बार इन्होंने बनाया है सर। ठीक है, अभी जो संजीव खन्ना है इन्हें भी सीधा हाई कोर्ट से उठाया था। ये चीफ जस्टिस नहीं रहे, ये हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के। वो तो सर वो तो एलिवेशन इज द सेपरेट प्रोसीजर। जी, एलिवेशन तो सेपरेट प्रोसीजर है सर। चलो, तो सर वो तो अभी हम जब डिटेल डिस्कस करेंगे इनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बारे में तो सारा बताएंगे सर। तो सर जज ट्रांसफर केस नंबर 1, जज ट्रांसफर केस नंबर 2, 3, 4, जो अब तक 4 आ गया, अब तो 5th भी आने वाला आई थिंक। तो वो तो एक अलग अभी बात, हम पूरा डिटेल बताएंगे जब हम पर्टिकुलर कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो जबकि जो एडिशनल जज की जो बात करी अभी शर्मा जी ने, तो सर जहां अगर कोर्ट में काम का बर्डन बढ़ जाए, ये रीजनिंग दी है उन्होंने वहां पे संविधान में कि अगर किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में काम का बर्डन बढ़ जाए या एरियर ऑफ वर्क हो जाए, इस 2 रीजनिंग पे उस कोर्ट में 2 साल के लिए एडिशनल जज अपॉइंट किया जा सकता है और उनकी 62 साल उम्र और 2 साल के लिए, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है।
ठीक, बोलिए। सर पर इसके अंदर ये चीज भी तो है ना कहीं पे कि अगर कोई जज है वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी उनको एडॉक जज के लिए जब बर्डन ऑफ वर्क आ जाता है उसके बाद भी अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा दो, है क्या? दोनों को क्लब नहीं किया मैम। नहीं, दोनों मैं चीज, वैसे ये दोनों अलग अलग। चीज, जी सर। दोनों चीज है, पर वो दोनों अलग अलग चीज है। एडॉक जज, मैंने बोला अगर कोरम पूरा ना हुआ तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है। रिटायर्ड जज को भी दोबारा लगाना वो एक अलग सेपरेट सेक्शन है मैम, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए, तो सर अभी हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे थे, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे थे। कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी का अलग हाई कोर्ट भी हो सकता है, जजों का ट्रांसफर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो यूटी का कौन कौन सा है? तो यूटी में हमारा चंडीगढ़ है, उसका अपना हाई कोर्ट है। यूटी में हमारा दिल्ली है, उसका हाई कोर्ट है। और एक हमारा अब जम्मू कश्मीर हो गया है, तो उसको भी हमने यूटी बना दिया, उसका भी एक अपना हाई कोर्ट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, उसके बाद अभी हमने तीनों की बातें कर ली है, और राज्य में तो शायद यही सिस्टम है। अब मेरे को कोई याद नहीं आ रहा जो राज्य में कोई पद रह गया हो। कोई याद अगर आपको आ रहा है तो हर्ष बताइए। नहीं सर, यही आ रहे हैं। हाँ, तो राज्य के सारे पद बता दिए। सर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो एसडीएम वगैरह वाले जो भी हैं, एसडीएम तो कहीं है ही ना कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी स्टेट पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपॉइंट करता है। वो तो पहले ही बता दिया वहां पे, जब हमने बोला यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो Yes, sir. राज्यों में अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ऐसे ही राज्यों में अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो किसके इलेक्शन कंडक्ट कराएगा? खान जी बताइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कैमरा ऑन करो, बताओ, आंसर करो। बहुत कम आ रही बेटा, बोलो दिखा, बोल लो, पहले आंसर कर दो। हमने कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन से काम करता है, उसका काम क्या है, ये बता दो। सहायक बताओ। सर स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्क पंचायत क्या एंड है? म्यूनिसिपैलिटी एरिया पे जो लोकल इलेक्शन है ये करवाता है। और एमएलए एमपी के कौन, एमएलए के कौन कराता है? सहायक। सर ये तो सेंट्रल लेवल पे ही होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छे बताए, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने पे। तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सारे हमारे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसके बाद स्टेट असेंबली का, स्टेट काउंसिल असेंबली का, काउंसिल का मतलब, ये सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी किसकी है? वो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जो वो थ्रू स्टेट कमीशन ऑफ थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन के कराता है। ठीक है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन करवाने का जो काम है वो सिर्फ लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने का काम है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, जो नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, इन सब इलेक्शन को कराने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं होता, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बोल दिया, यूपीएससी का मैंने बोल दिया, स्टेट में भी होता है कमीशन, ऐसा मैं बोल रहा हूं। चलिए सर, उसके बाद अब इसमें
कोई और पॉइंट में अभी एक बार चेक कर लेता हूं, अभी तो हम हवा में बातें कर रहे थे सारी। तो सर हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का बोल दिया, उसके बाद पार्लियामेंट का बोल दिया, स्पीकर, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसका बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल उसका बोल रहा है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का वो बोल रहा है, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसका बोल रहा है, उसके बाद गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल उसका बोल रहा है, स्पीकर उसका बोल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट उसका बोल रहा है, उसके बाद हाँ हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। अभी हम यूनियन पे चले गए, फिर स्टेट पे चले गए, और सबसे छोटी इकाई है बेटा थर्ड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दो प्रकार के जजों का जिक्र किया, एक ट्रायल कोर्ट का और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट को तो ओरिजिनल जुडिक्शन होती है अभिषेक जी, और डिस्ट्रिक्ट जज को ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट जुडिक्शन होती है। तो जो डायरेक्ट एडीजे लगते हैं वो यहां पे जिक्र किया गया है, इन्होंने यहां उसका प्रोसीजर बताया कि डायरेक्ट जो डीजे लगने का जो प्रावधान है, डीजे को गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो दो तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। एक तरीका बाय वे ऑफ प्रमोशन, सिविल जज बनो, फिर उसकी प्रमोशन सीनियर सब जज, फिर उसके बाद एडीजे, फिर डीजे। एंड द सेकंड तरीका कौन सा है हर्ष? सर सेकंड तरीका सर लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है इनका। सर वो तो जज का ही है। HJS। दूसरा तरीका सेकंड वे जो जिसके एग्जांपल हम बैठे हैं। यस। सेकंड तरीका डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने का, एडीजे को अपॉइंट करने का एडवोकेट फ्रॉम बार से एडीजे को डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 35 से 45 साल है, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसको डायरेक्ट एडीजे बनाया जा सकता है। वो हमने अभिषेक जी बस 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो एग्जाम हमने नॉर्थ इंडिया में 12 स्टेटों में 45 बार दिए। अरे वाह। पिछले 15 साल में। अरे वाह। और 5 बार जो है इंटरव्यू फेस किया है डिफरेंट स्टेट्स में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ हमें इसी वजह से हम थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूं। तो सर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हमने जिक्र किया। एक सिविल जज होता है जिसका अपना जो कुलीग बैठा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आई थिंक सिविल जज एक पोस्ट होती है, सिविल जज, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है। तो सिविल जज के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, लो ग्रेजुएशन, और एडीजे के लिए आपको 7 ईयर प्रैक्टिस प्लस एज ब्रैकेट 35 to 45 उस ब्रैकेट में आपको आना चाहिए, तो आप सीधा डायरेक्ट एडीजे भी बन सकते हो। उसके बाद बोलिए सर, एक ट्रायल कोर्ट का जुडिक्शन कौन सा होगा, अपीलेट होगा, ओरिजिनल होगा? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ढंग से। जो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट जुडिशरी में आपने बताया था ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज पे कोर्ट में बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे हरियाणा की मैं बात करूं तो 4 प्रकार के जज होते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, इनको तो हम ट्रायल कोर्ट कह सकते हैं, और एडीजे और डीजे को हम ओरिजिनल कोर्ट प्लस एज वेल एज अपीलेट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद
उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लोकल बॉडी है वो भी हमारी सरकार है। एक यूनियन लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, और एक है लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी में क्या आता है हर्ष? सर लोकल बॉडी में ये पार्षद आते हैं, हमारे काउंसलर्स आते हैं। तो और लोकल लेवल पे अभिषेक जी, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को, आप कहाँ से हैं बेसिकली वैसे शर्मा जी? सर फिलहाल मैं गाजियाबाद में हूँ। नहीं, बोर्न वगैरह या एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई है? सर यही हुई है वेस्टर्न यूपी में, जिला? मेरठ गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी। तो सर जैसे गाजियाबाद हुआ, जी। तो गाजियाबाद को, जिले को सिस्टम ने, सरकार ने 2 भाग में बांटा लोकल बॉडी के हिसाब से। जी। एक भाग में गांव और एक भाग में शहर। अब इस 2 भाग में भी उन्होंने 3 लेवल लगा दिए। गांव में भी 3 लेवल लगा दिए और शहर में भी 3 लेवल लगा दिए। एक जिसको हम सबसे लोएस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पंचायत, मतलब एक गांव की एक पंचायत। फिर 3-4 गांवों को मिला के पंचायत समिति, और पूरे जिले को, गाजियाबाद पूरे जिले को, उसको एक हमने बना दिया उनका मेंबर, उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। तो 3 लेवल पे रही, इसको हम बोलते हैं अर्बन और रूरल। रूरल में हमने 3 लेवल लगाए। हर गांव का इलेक्शन होएगा वो पंचायत का, 3-4 गांवों का इलेक्शन होएगा पंचायत समिति का, पूरे गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र का इलेक्शन होएगा जिला परिषद का। सेम अर्बन एरिया में, अगर उसका अर्बन एरिया की पॉपुलेशन कम है तो म्युनिसिपैलिटी, अगर उसकी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, अब कितनी ज्यादा है ये अभिषेक जी, हर स्टेट का एक अपना पंचायती एक्ट बना हुआ है, तो ये उसमें वेरिएशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रहा है ये सारी बातें। ये आपका यूपी पंचायती राज एक्ट 1994 उसमें लिख रहा है कि कितनी पॉपुलेशन पे क्या होगा। तो एक क्राइटेरिया पे म्युनिसिपैलिटी, अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर आपका बोर्ड, और अगर उससे भी एक्सेस हो जाएगा तो बन जाएगा निगम। ठीक है, तो ये 6 प्रकार मैंने बोले, 3 अर्बन के और 3 रूरल के। दीज आर कॉल्ड लोकल बॉडी। ये हमारे संविधान लागू होने के बाद क्या पंचायतें थी या नहीं थी शायद? सर बाद में इसको ऐड किया गया, राजीव गांधी लेके आए थे। नहीं सर, मैंने ये नहीं बोला, मैं सिर्फ ये बोला कि क्या पंचायती सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में पहले था? बहुत पहले से है सर, पंच परमेश्वर। ये हमारे पहले था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज नागौर राजस्थान में शुरू किया गया, पर उसको हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसकी हम बातें कर रहे हैं बार बार, संवैधानिक दर्जा, वो फिर हमारा 73rd अमेंडमेंट जिससे 11वां शेड्यूल आया, और 74th अमेंडमेंट जिससे 12वां शेड्यूल आया, उस, और चैप्टर नंबर 9 फॉर पंचायत, 9A फॉर म्युनिसिपैलिटी, उसमें इंसर्ट किया गया। ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन। एक मिनट सर, बोलो संदीप। सर ये 9A और क्या ऐड किया था? पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है,
हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। तो ये पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी का पार्ट नंबर 9 है और वो 9A है। ओके सर। हाँ। तो सर उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन वो मैं बोल चुका। उसके बाद यूपीएससी वो बोल चुका मैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोल चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो बोल चुका। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC वो बोल चुका। उसके बाद हाँ, एक लैंग्वेज का भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज का भी एक कमीशन बनाया हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर लैंग्वेज। ये इस नाम से नहीं है जैसे मैं बोल रहा, पर देखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेके भी 3 प्रावधान किए। एक देश की लैंग्वेज, एक प्रदेश की लैंग्वेज, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज। तो सर हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या रखी है? इंग्लिश। उसके बाद स्टेट की लैंग्वेज क्या रखी है? स्टेट डिसाइड करेगा। उसके बाद सेंटर की लैंग्वेज क्या रखी है? हिंदी। पर पहले 15 साल इंग्लिश में काम किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। बोलिए हर्ष। सर मैंने रेज नहीं किया है। नहीं, कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। नहीं मैं ये पूछना था कि जो सेंट्रल की लैंग्वेज हिंदी है, ये आर्टिकल कौन सा था? 343। सर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी सेम ही बात करता है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज बात करते हैं। नहीं तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ना सर, बट पहले 15 साल, क्योंकि अभी सारा डाटा इंग्लिश में था उस समय, तो उन्होंने कहा कि 15 साल पहले हम इंग्लिश में काम करेंगे, फिर हिंदी को देख लेंगे। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है यहां तक? चलिए सर। तो सर ऐसे करके हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अभी इसका दूसरा पार्ट अभी भी रह गया, वो है फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट। एक तरफ इनको रखो और एक तरफ बाकी को रखो। तो 2 तरीके से हम अपने पूरे संविधान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं बोल रहा हूँ। Also relations between states or interstate trade and commerce. वो सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अब अभी आज मैंने जो बोला है सर, वो बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी के हिसाब से। अभी तो इसमें कंसेप्ट तो काफी रह गए सर। तो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, जो ट्रेड, इंटरकोर्स, ऑक्यूपेशन वगैरह वो है, वो रह गया है। रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन, उन पे जिक्र किया जाएगा। उसके बाद अपना जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल, वो तो टॉपिक एक अलग लेवल पे चला गया। आज हमने सिर्फ आपको जो संविधान में पोस्ट दी गई है, पद के हिसाब से क्या हम इसको याद कर सकते हैं, वैसे समझाने की कोशिश करिए कि भाई आप कंसेप्ट पे मत जाओ। हम हिंदुस्तान के जो पद है ना, उन पद को याद करने की कोशिश करो। पद को कोशिश याद करो, कोशिश करने की कि भाई राष्ट्रपति कौन है हमारा, मुर्मू क्या काम करे, उसकी सारी एक्टिविटी क्या करती है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो वैसे हर्ष।